So welcome to our new lecture which is related with the MDCAT biology. तो आज जो हमने अपना लास्ट सबसेक्शन स्टार्ट किया था which was बायो एनर्जेटिक्स, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे। तो लास्ट सबसेक्शन जो था हमारा वो हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को। अब बेसिकली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था कि ये क्लोरोप्लास्ट है और इनके ये ग्रेनम्स बने हुए हैं। These are grana, these are called grana। और इसकी जो फर्स्ट मेम्ब्रेन which is called also thylakoid membrane। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के फोटोसिस्टम्स मौजूद होते हैं। वो फोटोसिस्टम्स उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। तो बेसिकली जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? थायलाकोइड मेम्ब्रेन के फोटोसिस्टम्स में। तो आज हम अपना लेक्चर फोटोसिस्टम्स से स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट डिस्कशन जो होगी वो होगी फोटोसिस्टम्स के बारे में। अब हमने डिस्कस किया अभी कि फोटोसिस्टम क्या है। जो प्लांट्स के पास जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, पिगमेंट्स which actually present in फोटोसिस्टम्स। जो प्लांट्स के पास जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं वो फोटोसिस्टम्स के पास मौजूद होते हैं। अब फोटोसिस्टम के वो पार्ट्स डिस्कस करते हैं हम कि फोटोसिस्टम बेसिकली बना किस तरह से होता है और ये रिएक्शन किस तरह से करवाता है। अब फोटोसिस्टम के पार्ट्स के बारे में जब बात आती है तो हमारे पास टू मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज एंटीना कॉम्प्लेक्स and the second one is reaction center। ओके, अब अगर प्लांट्स को बोले जाए कि मतलब उनके कौन से पार्ट में लाइट गैदरिंग होती है तो बेस्ट रिस्पॉन्स इसका क्या होगा? एंटीना कॉम्प्लेक्स। अब व्हाई? बिकॉज इट इज द पार्ट विच गैदर द लाइट। और दूसरी बात, यहाँ पर क्लोरोफिल ए मौजूद होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स में। क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर में भी मौजूद होता है बिकॉज यू नो कि क्लोरोफिल ए जो है वो हमारा मेन पिगमेंट है और उससे हमेशा मौजूद रहना है बिकॉज वो एक मेजर पिगमेंट है इन द प्लांट्स। और इसका काम क्या है कि गैदर करता है, या आप इसको ऐसे भी डिस्कस कर सकते हो, इट ट्रैप द लाइट। बेसिकली इट ट्रैप द लाइट। अगर आपसे कोई इजी वर्डिंग में पूछे कि व्हाट इज द एंटीना कॉम्प्लेक्स, तो सारी लाइट जो भी एक प्लांट को एब्जॉर्ब करनी है वो कहाँ एब्जॉर्ब होगी? वो बेसिकली होगी हमारे एंटीना कॉम्प्लेक्स के पास। अब एंटीना कॉम्प्लेक्स ने गैदर कर ली लाइट, ट्रैप कर ली, सारी लाइट को ट्रैप कर लिया जो जो क्लोरोफिल ए ट्रैप कर सकता है। एज वी डिस्कस इन आवर प्रीवियस लेक्चर कि क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है ब्लू वायोलेट एंड रेड ऑरेंज लाइट को, तो इससे यहाँ पर ट्रैप कर ली लाइट। ओके, अब ये यहाँ पर रिएक्शन सेंटर ये अपने नाम से ही जाहिर कर रहा है वो कि यहाँ पर अब रिएक्शन परफॉर्म होने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? इट विल कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। तो बेसिकली यही वो पार्ट है जो हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होनी है। तो वो कहाँ होगी? वो होगी इन द रिएक्शन सेंटर। ये फोटोसिस्टम की जो रिएक्शन सेंटर है वहां पर लाइट एनर्जी को कन्वर्ट होना है केमिकल एनर्जी में। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि फोटोसिस्टम के पार्ट्स के बारे में कि लाइट कहाँ गैदर होगी और कहाँ रिएक्शन परफॉर्म होगा। अब हम फोटोसिस्टम के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली लाइट कितनी वेवलेंथ तक कौन सा फोटोसिस्टम एब्जॉर्ब कर सकता है। तो फोटोसिस्टम की जहां बात आती है वहां उसके सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट्स हैं।
एक photosystem 1 and the second one is photosystem 2. अब photosystem 1 और photosystem 2 में कितना फर्क है? दोनों के पास क्लोरोफिल ए है, दोनों के पास क्लोरोफिल ए मौजूद है, बट ये जो है वो क्लोरोफिल ए के साथ लाइट एब्जॉर्ब करेगा कितनी? 700 नैनोमीटर वेवलेंथ तक, और जो PS2 यानी कि फोटोसिस्टम 2 है हमारे पास, वो कितनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा? वो करेगा 680 नैनोमीटर. These are the yield point for the examination point of view कि आपने उसकी वेवलेंथ को हम याद रखना है. अब आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ PS1, और आपसे इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि जो क्लोरोफिल ए PS2 यानी फोटोसिस्टम 2 में मौजूद है वो कितनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर सकता है. तो बेस्ट रिस्पॉन्स फॉर दिस क्वेश्चन इज 680 नैनोमीटर. अब क्लोरोफिल ए, अगर क्लोरोफिल ए की बात की जाए तो हमारे पास जो क्लोरोफिल ए होता है mainly associated with प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. अब ये बात मेमोराइजिंग याद रखने वाली है कि क्लोरोफिल ए जो है वो मेनली एसोसिएट है किसके साथ? सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास. अब एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि फोटोसिस्टम 1 जो है और फोटोसिस्टम 2 ये दोनों इन्वॉल्व किस रिएक्शन में होंगे? तो ये दोनों सिस्टम जो फोटोसिस्टम्स हैं हमारे पास पिगमेंट हमारे पास जस्ट लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व है, नॉट इन अ डार्क रिएक्शन. ये डार्क रिएक्शन में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि डार्क रिएक्शन में जस्ट एक साइकिल रन होता है जिसमें हम हमारे पास केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है फूड एनर्जी में. तो एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू है. लेट्स सपोज दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट. थोड़ा सा बड़ा करके अब इसको ड्रॉ करते हैं. ठीक है, सबसे पहले इसके डिस्कस करते हैं. क्लोरोप्लास्ट के पास दो मेम्ब्रेन्स होती हैं एज यू नो दैट, और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है. ठीक है, और इसके जो ये इसकी मेम्ब्रेन्स है क्लोरोप्लास्ट की, और इसके जो एम्प्टी स्पेस मौजूद है उस एम्प्टी स्पेस को बोला जाता है स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा को हम थाइलेकॉइड स्पेस भी बोलते हैं. व्हाट? थाइलेकॉइड स्पेस. अब यहां पर फॉर सपोज दिस इज अ ग्रेनम, दिस सेकंड ग्रेनम, थर्ड, फोर्थ, there is a bundle of granum which combine to form a particular grana. ठीक है, अब यहां पर इसके जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है वहां पर हमारे पास क्या मौजूद है? एज यू नो फोटोसिस्टम. सबसे पहला जो फोटोसिस्टम मौजूद है हमारे पास वो है फोटोसिस्टम 2. सॉरी, हमारे पास नहीं, प्लांट्स के पास. और जो सबसे लास्ट में फोटोसिस्टम मौजूद है वो है फोटोसिस्टम 1. और इसके बिल्कुल बीच में हमारे पास एक चेन रन होती है, उस चेन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. अब ये सारा प्रोसेस जो है दिस इज अ लाइट रिएक्शन. इसको हम अभी फर्दर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. और यहाँ पर जो स्ट्रोमा है, यहाँ पर स्ट्रोमा है, यहाँ पर एक साइकिल रन होता है, उसे हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं. केल्विन साइकिल में सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास RuBp कन्वर्ट होता है या उसकी फॉस्फोरिलेशन होती है, और फॉस्फोरिलेशन के नतीजे में हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है और दोबारा अगेन रूबिक्स को बिसफॉस्फेट में ट्रांसफर हो जाता है.
तो इस साइकिल को हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, और कैजुअली इस साइकिल का एक और नाम भी है विच इज डार्क रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पर जो लाइट रिएक्शन है वो यूज करता है वाटर को, और एज अ रिजल्ट वाटर की यहां पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और एज अ रिजल्ट वहां पर हमारे पास ऑक्सीजन गैस इन्वायरमेंट में इवोल्व हो जाती है। ठीक है, और इसके बाय प्रोडक्ट्स क्या हैं? इसका बाय प्रोडक्ट है हमारे पास एटीपी एंड NADPH, और जो लेटर ऑन किसमें यूज हो जाता है, वो यूज हो जाता है केल्विन साइकिल में, दोनों चीजें एटीपी और NADPH। अब इसको डिटेल में स्टडी करेंगे हम आगे, पर ये एक ओवरव्यू है, ये एक ओवरव्यू है। ठीक है, अब लाइट रिएक्शन का जो बाय प्रोडक्ट हमारे पास क्या क्या निकला, एक ऑक्सीजन गैस, नंबर सेकंड एटीपी, एंड द थर्ड वन इज NADPH। ये तीनों चीजें, ये तीनों मॉलिक्यूल लाइट रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और ये लेटर ऑन किसमें यूज हो जाती है, केल्विन साइकिल में, और केल्विन साइकिल एज अ रिजल्ट NADP एंड ADP बाय प्रोडक्ट निकालता है, जो बाय प्रोडक्ट रिड्यूस करता है, और उसके बाद फिर वो दोनों लाइट रिएक्शन में अगेन कंज्यूम हो जाते हैं। अच्छा, अब यहां पर केल्विन साइकिल में एक और मेन चीज यूज होती है विच इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन विच रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और द डार्क रिएक्शन, सो द बेस्ट रिस्पॉन्स फॉर दिस क्वेश्चन इज डार्क रिएक्शन। तो बेसिकली कार्बन जो यूज होता है वो होता है केल्विन साइकिल में। केल्विन साइकिल को हम C3 फिक्सेशन और कार्बन फिक्सेशन भी बोलते हैं, इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। अच्छा, लाइट रिएक्शन में हमारे पास क्या हुआ, लाइट एनर्जी जो थी वो कन्वर्ट हुई किसमें, केमिकल एनर्जी में, दिस इज द केमिकल एनर्जी। और यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट होगी, फूड एनर्जी में, और वो रिएक्शन होगा डार्क रिएक्शन। अब यहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, जैसे कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो डार्क रिएक्शन है वो किस में हो रहा है, वो हो रहा है स्ट्रोमा, या उसको हम थाइलेबॉइड स्पेस भी बोलते हैं। और यहाँ पे नंबर सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस या फिर वो लाइट रिएक्शन में यूज होगी या फिर डार्क रिएक्शन में। सो द बेस्ट रिस्पॉन्स फॉर दिस क्वेश्चन इज टू डार्क रिएक्शन। और यहाँ पर वाटर और ऑक्सीजन के बारे में भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और एज अ रिजल्ट जब कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है तो ऑफ कोर्स ही वहां पर केल्विन साइकिल में उसकी रिडक्शन होगी पूरी, और उसके बाद एज अ रिजल्ट हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये एक ओवरव्यू था। अब इसको मजीद डिस्कस करेंगे हम कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन बेसिकली है क्या, रिएक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हमारे पास अभी अभी हमने डिस्कस किया कि दो होते हैं, एक लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस जो होते हैं वो बेसिकली डिपेंडेंट होते हैं किस पे, लाइट पे। अगर लाइट अवेलेबल होगी तो लाइट रिएक्शन होगा, अगर लाइट अवेलेबल नहीं होगी यानी कि ड्यूरिंग द नाइट तो वहां पर डार्क रिएक्शन होगा। अब लाइट रिएक्शन में क्या होता है, अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि लाइट रिएक्शन में हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सिंथेटिक पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और यहाँ पर सारे के सारे मतलब जो भी है हमारे पास लाइक लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है इनटू केमिकल एनर्जी, एंड ये एक लाइट गैदरिंग सिस्टम है। यहाँ पर पूरी लाइट को गैदर किया जाता है जो कि सोलर एनर्जी है हमारे पास, और सोलर एनर्जी में से फूड को तैयार करने के प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जाता है। तो हमारे अर्थ पर बेसिकली हमने डिस्कस किया हुआ है कि अर्थ पर कोई ऐसा लिविंग नहीं है
जो लाइट को डायरेक्टली इनटेक करके उसको यूटिलाइज कर सके एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बट फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो लाइट रिएक्शन के दौरान उस सन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, लेकिन वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की वजह से उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये एक मेन पॉइंट है कि ये सोलर एनर्जी को गैदर करता है। तो लाइट रिएक्शन में वो सोलर एनर्जी को गैदर करते हैं किसमें? इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, और उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? कन्वर्ट इनटू एटीपी, एनएडीपी, एच एंड ऑक्सीजन गैस। और इसकी जो मेन पॉइंट है कि ये प्रोसेस होता कहाँ है? तो ये प्रोसेस होता है हम प्लांट्स की थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। अब मूव ऑन होते हैं डार्क रिएक्शन की तरफ। तो डार्क रिएक्शन जो है वो हमारा उसको, अच्छा बेसिकली उसके काफी सारे नाम है। सबसे पहले नेम्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि एग्जाम में आप ये नहीं पूछा जाएगा कि डार्क रिएक्शन क्या है, वो आपको क्वेश्चन को उलझा कर देने की कोशिश करते हैं। तो हमें हर चीज का हर नाम आना चाहिए। तो इसका C3 फिक्सेशन भी बोलते हैं इसको, या कार्बन फिक्सेशन भी बोलते हैं, और केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, या C3 साइकिल। ठीक है। अब ये जो है वो किसको, वो तो यहाँ पर एटीपी और एनएडीपी जो प्रोड्यूस हुए थे केमिकल एनर्जी को ये ट्रांसफर करता है किसमें? फूड एनर्जी में। कन्वर्ट करता है किसमें? फूड एनर्जी में। और इसका मेन पॉइंट क्या है कि ये कहाँ होता है? ये होता है एट स्ट्रोमा। ये हमारे जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलेकोइड स्पेस था वहां पर स्ट्रोमा में ये होता है प्रोसेस। ठीक है। और ये एटीपी एंड एनएडीपीएच को कन्वर्ट करता है इनटू शुगर में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लाइट रिएक्शन जो है वो बेसिकली टू टाइप्स में होती है। एक होती है वो साइक्लिक मैनर में, और दूसरी होती है वो नॉन साइक्लिक मैनर में। अब इसको हम डिफरेंटली डिस्कस करते हैं डिटेल में कि साइक्लिक मैनर और नॉन साइक्लिक मैनर क्या होता है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर याद रखने वाली है कि इन दोनों में से कौन सा मैनर है जो रूटीन मैनर है? वो है हमारे पास साइक्लिक मैनर। दिस इज अ रूटीन प्रोसेस और which is performed by the plants. तो लाइट रिएक्शन में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं नॉन साइक्लिक रिएक्शंस को। अब इट इज नॉट डिफिकल्ट एज यू आर थिंकिंग, ये थोड़ा सा टिपिकल जरूर है, लेकिन ये अगर आप समझ में आ जाए ना तो बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना फोटो सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज फोटो सिस्टम 2। सबसे पहला जो फोटो सिस्टम आता है वो आता है 2, PS2। ठीक है। अब इससे पहले यहाँ पर एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद है, और यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा H2O, और वो स्प्लिट होगा, या आप ऐसे बोल सकते हो कि उस वाटर मॉलिक्यूल की फॉस्फोरिलेशन होगी। वाटर मॉलिक्यूल की यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन होगी। एज अ रिजल्ट 2 प्रोटॉन्स जो है वो चले जाएंगे किसमें? स्ट्रोमा में। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आके हिट करेंगे किस पे? क्लोरोफिल ए पे। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स आके हिट करेंगे तो वो क्लोरोफिल ए जो है वो एक्साइटेड होगा, और वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। अब यहाँ से पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंटिन्यू रहेगी, जो कि खत्म होती है जाके फोटोसिस्टम 1 पे। अब तो यहाँ पर ये क्लोरोफिल ए पे आया एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर अब वो जाएगा प्लास्टोक्वानिन की तरफ, प्लास्टोक्वानिन। और उसके बाद प्लास्टोक्वानिन उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को। आई नो दिस टर्म्स आर लिटिल टिपिकल फॉर यू, बट आपने इनको मेमोराइज करना है। और उसके बाद फिर वो प्लास्टोक्वानिन को ट्रांसफर करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ चुका है अब वो दोबारा हिट करेगा फोटोसिस्टम 1 को, और फोटोसिस्टम 1 की फिर वो एक्साइट होगा वहां पर आकर इलेक्ट्रॉन, और फिर वो लेटर ऑन किसके पास आउट हो जाएगा। यहाँ पर भी एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, उसके पास वो पास आउट कर दिया जाएगा, और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक पेरिडॉक्सिन मौजूद है, पेरिडॉक्सिन। वो इस पेरिडॉक्सिन को देगा, जो पेरिडॉक्सिन फिर NADP को देगा, और वहां पर उसकी अब क्या होगी, यहाँ पर रिड्यूस होगा वो इलेक्ट्रॉन, रिड्यूस होगा, उसकी रिडक्शन होगी, और ऑटोमेटिकली यहाँ पर NADPH प्रोड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो पूरी एक सीरीज चल रही है, इसे हम एक और नाम भी देते हैं, दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वाई कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चेन के मैनर में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और एज अ रिजल्ट यहाँ पर एक और चीज प्रोड्यूस होगी, डेटा की भी प्रोड्यूस होगी। अब जो प्रोसेस through which electron transport chain produces ATP is called कीमियोऑस्मोसिस। वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब एटीपी प्रोड्यूस हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कीमियोऑस्मोसिस। कुड यू नोटिस समथिंग कि यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता गया, ओके हो गया। यहाँ पर दो चीजें बन गई हमारे पास, NADPH एंड ATP। तो बाय प्रोडक्ट क्या हुआ इसका, NADPH, ATP, एंड थर्ड थिंग इज ऑक्सीजन, जो कि सबसे पहले ही प्रोड्यूस हो चुके थे जब ये वाटर स्प्लिट हो रहा था। वाटर की स्प्लिटिंग के दौरान यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ, प्रोटॉन्स प्रोड्यूस हुए जो कि चले गए किसमें, स्ट्रोमा में, और इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो आए किसके पास, फोटोसिस्टम 2 के पास। अब यहाँ पर मेमोराइजिंग पॉइंट क्या है हमारे पास, सबसे पहला तो फोटोसिस्टम 2 की क्या है, वेवलेंथ 700 नैनोमीटर, एंड PS1 फोटोसिस्टम 1 की 680 नैनोमीटर। मेमोराइजिंग पॉइंट क्या है कि यहाँ पर वाटर यूज हो रहा है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि लाइट रिएक्शन में वाटर यूज होगा, और बाय प्रोडक्ट हमारे पास ऑक्सीजन भी आ चुका है, और एटीपी भी मिल चुकी है, और NADPH भी मिल चुका है। अब यहाँ पर अगर इसके मैनर की बात करें, ये यूं गया पूरा, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, देयर इज नॉट अ साइक्लिक मैनर। यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर एक साइक्लिक मैनर नहीं है। तो यहाँ पर मेमोराइजिंग पॉइंट्स क्या है हमारे पास, एज डिस्कस के फोटोसिस्टम 2 की वेवलेंथ 700 नैनोमीटर है, और 680 नैनोमीटर किसकी वेवलेंथ है, PS1 की, और इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान हमारे पास एक प्रोसेस हो रहा है विच इज कीमियोऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को भी हम अभी फर्दर डिस्कस करते हैं क्योंकि इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर द एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो यहाँ तक था हमारा नॉन साइक्लिक मैनर। अब साइक्लिक मैनर में भी एज इट इज है, बट वहां पर क्या है कि वहां पर दो फोटो सिस्टम अरेंज है, यानी कि यहाँ पर दो फोटो सिस्टम मौजूद है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ वन फोटो सिस्टम मौजूद होगा। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक मैनर को, ठीक है, साइक्लिक पाथवे।
डिस्कस करने वाले हैं हम। अब यहाँ पर ओनली वन फोटो सिस्टम मौजूद है, विच इज ये एक फोटो सिस्टम। अब वाटर जो है वो इस साइड पे अब स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, उसको डिस्कस नहीं करते। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आए क्लोरोफिल ए के पास, और अब वो इलेक्ट्रॉन किसको देगा, पेरिडॉक्सिन को। फिर वो फर्दर किसके पास जाएंगे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। फिर अब वो फर्दर किसके पास जाएंगे, प्लास्टोसियानिन के पास। और फिर आफ्टर प्लास्टोसियानिन वो दोबारा किसके पास आ जाएंगे, क्लोरोफिल ए। यानी कि जहां से प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक हुए, एक्साइटेड हुए, क्लोरोफिल ए के पास गए, दोबारा एक मैनर स्टार्ट हुआ। फिर अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाले कि एक साइक्लिक मैनर चल रहा है, ये एक साइक्लिक मैनर पूरा चल रहा है। अच्छा, वहां पर फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों इन्वॉल्व थे, यहाँ पर जस्ट फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है, विच इज विथ 680 नैनोमीटर। ओके, अब इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पर कीमोस्मोसिस अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी हो रहा है। तो यहाँ पर मेमोराइजिंग पॉइंट क्या है कि साइक्लिक पाथवे में और नॉन साइक्लिक पाथवे दोनों में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होकर किसके पास आ रहा है, पेरिडॉक्सिन के पास। एज वी डिस्कस बिफोर के जो नॉन साइक्लिक पाथवे था वो भी किसको दे रहा था, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, और वो भी आफ्टर एक्साइटेशन, एक्साइटेड हो रहा था इलेक्ट्रॉन पेरिडॉक्सिन। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए कि ड्यूरिंग साइक्लिक पाथवे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर सबसे पहले किसके पास जाएगा, तो बेस्ट रिस्पॉन्स फॉर दिस क्वेश्चन इज पेरिडॉक्सिन। तो दोनों प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ने जाना किसके पास है, पेरिडॉक्सिन के पास। अच्छा, और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही है तो यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एटीपी ही ने प्रोड्यूस होना है। देयर विल बी नो एनी NADPH प्रोड्यूस इन दिस सिस्टम। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये रूटीन ये होता कब है। बेसिकली नॉन साइक्लिक पाथवे जो है वो रूटीन पाथवे है, वो होता है मतलब वो कंटिन्यूसली वही होता है। इन केस अगर एटीपी प्रोड्यूस होती है नॉन साइक्लिक पाथवे में और वो किसी और फंक्शन के सेल जो और भी फंक्शन है उनको भी तो एटीपी रिक्वायर्ड है, अगर वो किसी और फंक्शन में रिड्यूस हो जाती है, वो खर्च हो जाती है उसी में, तो फिर ये पाथवे रन किया जाता है साइक्लिक पाथवे टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा एटीपी। अब NADPH नॉन साइक्लिक में हो गया था प्रोड्यूस, लेकिन एटीपी जो प्रोड्यूस हुई थी नॉन साइक्लिक के साथ वो चली गई किसमें, क्लोरोप्लास्ट से बाहर चली गई, वो साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ पर एटीपी की जरूरत है किसमें, डार्क रिएक्शन में। तो यहाँ पर साइक्लिक पाथवे रन होगा टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा एटीपी। तो अब हम यहाँ पर कीमियोस्मोसिस के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। अभी हमने जो लाइट रिएक्शन का जो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटो जो पढ़ा था पाथवे, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही थी पूरी, उस प्रोसेस के दौरान एटीपी प्रोड्यूस हो रहा था, उसे हम कीमियोस्मोसिस प्रोसेस बोल रहे थे। अब इस प्रोसेस को हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि बेसिकली इसमें ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और द थायलाकोइड मेम्ब्रेन, तो इसके अंदर होता क्या है। बेसिकली इसके पार्ट्स सबसे पहले स्टडी करते हैं कि ये कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो ये स्पेस है, ये तो है हमारे पास ल्यूमेन, जिसे हम थायलाकोइड स्पेस भी बोलते हैं। ओके, आफ्टर द ल्यूमेन दिस इज आवर फोटो सिस्टम 2 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज प्लास्टोक्वानिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसियानिन, और ये हमारा फोटो सिस्टम 1। इसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर एंड इसकी वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। ओके, और ये इसकी पूरी मेम्ब्रेन चल रही है। अच्छा, ये क्या है, दिस इज एटीपी सिंथेस एंजाइम।
अब डिस्कस करते हैं। अब सपोज करें यहाँ पर जो हाइड्रोजन की स्प्लिटिंग हुई थी, तो हाइड्रोजन के वाटर की जो स्प्लिटिंग हुई थी वहां से दो हमारे पास प्रोटॉन प्रोड्यूस हुए थे। वो प्रोटॉन्स आएंगे थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, विजिट करके वो पूरा अंदर तक आ गए। अब वो यहाँ पर देखें हाइड्रोजन अंदर आए। अच्छा यहाँ पर ना लाइट स्ट्राइक करेगी, फिर होगा ये आए अंदर आए हाइड्रोजन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को क्रॉस करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को उन्होंने क्रॉस किया तो वो एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन बन गया बाय द गैनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर। अब वो पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम डिस्कस कर चुके हैं पूरे नॉन साइक्लिक और साइक्लिक पाथवे में। अब वो अंदर आए। अब यहाँ पर जो एटीपी सिंथेज एंजाइम मौजूद है, एंजाइम का काम हमें पता है क्या होता है। एंजाइम इज अ बायोकैटलिस्ट जो रिएक्शन को स्पीड अप करवाता है। सिंथेज एंजाइम का काम क्या होता है कि वो एटीपी की प्रोडक्शन करवाता है। अब हमें बेस्ट पार्ट यही डिस्कस करना है। सबसे पहले जो प्रोटॉन थे हाइड्रोजन के, वो कहाँ से आए? वो स्ट्रोमा टू थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलेकॉइड स्पेस में आए। अब जब एटीपी ने बनना है, तो वो थाइलेकॉइड स्पेस से वापस विजिट करेंगे स्ट्रोमा की तरफ। और जब वो इस एटीपी सिंथेज एंजाइम को क्रॉस करेंगे, हिट करते हुए जाएंगे, तो बेसिकली इसको हमने दोबारा कर लेना है। अब यहाँ पर जो एडीपी है, एडीपी दोबारा आएगा इसके पास और वो एटीपी की सिंथेज करवाएगा बाय द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कौन लाया है? हाइड्रोजन एटम। तो मेन पार्ट ये यहाँ पर याद रखने वाला है कि जो हाइड्रोजन एटीपी की प्रोडक्शन कब होगी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कीमियोस्मोसिस के दौरान एटीपी की प्रोडक्शन कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा किससे? थाइलेकॉइड स्पेस टू स्ट्रोमा या फिर ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ। स्ट्रोमा जो हमारे पास जो पार्ट था क्लोरोप्लास्ट का, और कीमियोस्मोसिस उसी के अंदर हो रही है। तो और ये जो ये मेम्ब्रेन बनाई हुई है, ये मेम्ब्रेन क्या है? दिस इज थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। अब डार्क रिएक्शन, अब डिस्कस करते हैं डार्क रिएक्शन को। सबसे पहले तो इसके नाम बहुत सारे हमने अभी अभी डिस्कस किया, केल्विन साइकिल, C3 फिक्सेशन, कार्बन फिक्सेशन। ओके, तो ये डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? इट अकर एट स्ट्रोमा, इट अकर एट स्ट्रोमा। और दूसरी मेन बात कि ये वो रिएक्शन है जो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करता है, यूटिलाइज हेयर। ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करता है और प्रोड्यूसेस, एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करता है। अच्छा, वाटर का मॉलिक्यूल इसके अंदर यूटिलाइज नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही यूटिलाइज होती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके क्या प्रोड्यूस करता है? 1 ग्लूकोज। और एक ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने के लिए ये साइकिल 2 टाइम्स रन होती है। कितनी दफा? 2 टाइम्स, एंड रन 2 टाइम्स। अच्छा, वहां जहां लाइट रिएक्शन में साइकिल जब वो प्रोसेस चल रहा था तो वहां पर एटीपी प्रोड्यूस हो रही है। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वो एटीपी कंज्यूम्ड होगी 1 टन में। पॉइंट क्या है? 1 टन में अगर 1 टन है तो उसमें 9 एटीपी यूज होंगे। कितने? 9 एटीपी यूज होंगे। और अगर 2 टन है तो उसका डबल कर दो, और एक सिंगल टन में 6 NADPH यूज होंगे। तो बेसिकली अगर 2 टन, अब केल्विन साइकिल रन होनी है कितनी टाइम? 2 टाइम। अगर वो 2 टन कंप्लीट कर रही है तो वो 18 एटीपी यूज करेगी, एंड अब 6 का डबल 12 NADPH यूज करेगी, और केल्विन साइकिल फाइनली एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगी। अब यहाँ पर
इस G3P साइकिल के आपके पास 3 मेन बेसिक स्टेप्स हैं। उन बेसिक स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेसिक स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप कार्बन की फिक्सेशन होगी, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड आनी है वो यहाँ पर आकर सबसे पहले स्टेप में वो फिक्स होगी। फिक्सेशन हो गई। अब सेकेंड स्टेप में उसकी रिडक्शन होगी। एज वी डिस्कस अर्लियर के कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है और एज द रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप में उसकी रिडक्शन होगी एंड थर्ड स्टेप उसमें उसकी रीजनरेशन होगी। रीजनरेशन होगी, ठीक है। तो अब इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। फॉर सपोज दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज कम्स फ्रॉम एटमोस्फियर और यहाँ पर 3 रुबिस्को बिसफॉस्फेट। अब रुबिस्को क्या है और रुबिस्को बिसफॉस्फेट क्या है, वो मॉलिक्यूल जिसके दोनों एंड पर एक 5 कार्बन। अब रुबिस्को बिसफॉस्फेट क्या है, एक 5 कार्बन चेन 1 2 3 4 5 कार्बन चेन जिसमें 5 कार्बन हो और उन 5 कार्बन चेन के दोनों एंड पर एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अटैच हो। फॉस्फेट का मॉलिक्यूल दोनों के साइड पे अटैच है। अब हमने नहीं, प्लांट्स से ऐसे 3 मॉलिक्यूल से वो स्टार्टिंग लेते हैं और वहां पर एडिशन होती है या कार्बन फिक्सेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। अब कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, वो फिक्स हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप उसकी फिक्सेशन होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, फिर से फॉस्फेट मॉलिक्यूल अलग। अब यहाँ पे 5 कार्बन चेन थी, यहाँ पर वो चेन 6 कार्बन चेन हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट में हमारे पास फॉस्फेट मॉलिक्यूल। अब वो चेन जो है वो 6 कार्बन हो गई। अब बिस्को बिसफॉस्फेट उससे 6 कार्बन चेन बनेगी और जिसके दोनों एंड में फॉस्फेट का एक एक मॉलिक्यूल अटैच्ड होगा। अब यहाँ पर ये रुबिस्को मॉलिक्यूल कितने थे, 3 और यहाँ पर जब ये बन गए तो फिर यहाँ पर भी ये 3 होंगे। अब देखें यहाँ पर कितने कार्बन थे, 3 और 5 कार्बन चेन है तो 3 5 15, यानी यहाँ पर 15 कार्बन है। यहाँ पर 3 6 कार्बन चेन तो यहाँ पर कितने हैं, 18 कार्बन मौजूद हैं। अब यहाँ पर एक एंजाइम एक्ट करेगा जो इसकी फिक्सेशन करवाता है, कार्बन फिक्सेशन करवाता है। दिस एंजाइम इज कॉल्ड रुबिस्को एंजाइम। तो अब यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप है हमारा विच इज एक्चुअली कार्बन फिक्सेशन, ठीक है, कार्बन फिक्सेशन। अब इस फर्स्ट स्टेप के बाद जब ये मॉलिक्यूल बन गए, ठीक है, अब यहाँ पर बनेंगे 3PGA, यानी ये जो मॉलिक्यूल था ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। 1 2 फॉस्फेट 1 2 3 एंड phosphate molecule. This is also called 3PGA, यानी कि यहाँ पर आप 3 कार्बन की चेन है और ये एक PGA बना रहे हैं, ठीक है। अब ये चेन यहाँ से कंटिन्यू रहेगी। अब इसके बीच में रिएक्शंस होंगे। अब वो रिएक्शंस क्या होंगे, यहाँ पर ATP का मॉलिक्यूल आएगा। यहाँ पे थोड़ी सी जगह नहीं है, मैं इसको मैनेज करती हूँ। यहाँ पर ATP के मॉलिक्यूल आएंगे, 6 ATP के मॉलिक्यूल 6 ATP में ट्रांसफर होंगे, चेन मजीद बढ़ेगी और यहाँ पर अब NADPH के 6 मॉलिक्यूल्स NADP में रिड्यूस हो जाएंगे। लेटर देन यहाँ पर जो एक सिंगल PG3 हम G3 लेते हैं और फिर वो बन जाएगा 5 मॉलिक्यूल। अब देखें यहाँ पर हमारे पास थे 3, यानी यहाँ पर भी 18 कार्बन थे
ठीक है, रिडक्शन हुई, उसके बाद यहाँ पर 5 और 3, अब हमारे पास दोबारा से 15 कार्बन आ गए। अब जब ये दोबारा, अब यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर रीजनरेशन होगी, ये हमारा थर्ड स्टेप है, रीजनरेशन, यानी कि दोबारा से जनरेट हुआ है कार्बन, दोबारा से जनरेशन होगी, रीजनरेशन होगी, और यहाँ पर इस स्टेप में 3 एटीपी के मॉलिक्यूल्स मजीद कंज्यूम होंगे और एडीपी बनेगा, ठीक है, और ये दोबारा हमारे पास गेन हो गया किसका, रुबिस्को बिसफॉस्फेट का। तो ये था बेसिकली केल्विन साइकिल पूरी। ये थोड़ी सी टिपिकल जरूर है, लेकिन इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है, ये काफी इजी है अगर किसी को समझ आ जाए तो। अब कैलकुलेशन करते हैं। जो मेन बात पूछी जाती है इसके बारे में वो ये है कि इसके कितने एटीपी यूज हुए हैं, कितने एनएडीपीएच यूज हुए हैं, और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितना यूज हुआ है। तो एटीपी हमारे पास 6 यहाँ, 3 यहाँ, यानी टोटल 9 एटीपी इसमें 1 टन में यूज हुए, और 6 एनएडीपीएच प्रोड्यूस हुए। तो ये था हमारा पूरा डार्क रिएक्शन। अब रुबिस्को एंजाइम को डिस्कस करते हैं। तो रुबिस्को एंजाइम इज आप इसको बोल सकते हैं रुबिस्को एंजाइम इज अ डिस्को एंजाइम। व्हाई रुबिस्को एंजाइम डिस्को एंजाइम क्यों है? क्योंकि ये एट ए टाइम ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर वहां पर रुबिस्को एंजाइम के पास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो तो वो एज अ कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज होगा। अगर एट ए टाइम ऑक्सीजन ज्यादा हो तो वो एज अ ऑक्सीजनेज एंजाइम यूज होगा। डाइऑक्साइड ज्यादा है तो एज अ रिजल्ट केल्विन साइकिल परफॉर्म करवाएगा, और अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो वो प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करवाएगा। दिस इज द ड्यूअल फंक्शन ऑफ रुबिस्को एंजाइम। वो बेसिकली अगर हम इसको इजीली दें तो ये डे टाइम पर ऑक्सीजनेज एंजाइम है और ये परफॉर्म करवाता है फोटो रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स, एंड एट द डे डार्क टाइम नाइट टाइम तो ये केल्विन साइकिल को परफॉर्म करवाता है। और केल्विन साइकिल में इसका फंक्शन क्या है? कार्बन की फिक्सेशन करवाना। जो हमारा फर्स्ट स्टेप था और सेकंड स्टेप यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पे कार्बन की रिडक्शन हुई थी, ठीक है। तो दिस इज द केल्विन साइकिल। अब ये था सिंगल टर्न, इसके बाद डबल टर्न होगा, उसके बाद हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ तक था हमारा लाइव पूरे फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस को हमने डिस्कस किया। उससे पहले हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को और फोटो सिस्टम को डिस्कस किया। ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा मकसद है कि हर उस घर तक स्टडी को आम करना जहां तक वो इजीली अप्रोच नहीं कर पाते सेंटर्स वगैरह को। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग ऑन माय डेस्टिनेशन। तो आप भी प्लीज हमें सपोर्ट करता रहा करें। जितने ज्यादा आप सब्सक्राइब करते रहोगे उतने ज्यादा लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचता जाएगा, उतनी ज्यादा वीडियोस हमारी आगे जाती जाएंगी और काफी सारे लोग और भी देख सकेंगे। शुक्रिया।